हेलो। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाई बहनों। मैं विजय सिंह सामोता, जीएस विजय एजुकेशन काउंसलर चैनल, जो एक चैनल नहीं परिवार है। आप सब इस परिवार के हिस्सा हो। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम टेंथ के बारे में हम बात करेंगे। टेंथ बोर्ड एसएसटी। टेंथ बोर्ड एसएसटी में 4 किताबें चलती हैं। नाइन्थ में भी 4 चलती हैं। और फर्स्ट जो किताब है भारत एवं समकालीन विश्व इतिहास, ये इतिहास की बुक हो गई। समकालीन भारत, ये ज्योग्राफी की बुक है। और लोकतांत्रिक शासन, ये पॉलिटिक्स से संबंधित आ गई। और एक इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो जब हम इसको देखते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा दिखता है। चारों पार्ट 20-20 नंबर के हैं, लेकिन हम इस हिसाब से तैयारी करेंगे कि सिलेबस छोटा नहीं, बड़ा नहीं, बहुत छोटा लगेगा, मुट्ठी भर लगेगा। सबसे पहले आप यही कंफ्यूज है कौन सी बुक पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। तो आप तैयार रहें, मैं आपके साथ हूँ इस बड़े सिलेबस को छोटा करने के लिए। क्योंकि हमें कुछ टेक्निक्स, पढ़ाई सब करते हैं, ये बात सब जानते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जितना उनसे हो सके उतना पढ़ते हैं। लेकिन एक है कि कुछ जगह टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे ब्लूप्रिंट है, जिसमें क्वेश्चन कितने क्या आएंगे वो दे रखा है। सिलेबस में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। अब जो चैप्टर 2 नंबर का है वहाँ निबंधात्मक क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो इस तरह कुछ टेक्निक का यूज करें। आप इस चैनल या इस परिवार से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करो, ताकि अपने छोटे भाई बहन को भी लाभ मिल सके। तो आज हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो डिवाइड कहाँ से किया है, उन्होंने इसमें शामिल किया है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 4-5 टॉपिक हैं जो इसमें रखे हैं। इसका पिछला हिस्सा 9th में आ चुका है। तो अब हम, और ये 4 नंबर का चैप्टर है। तो पहले हम ये देखते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, सामूहिक चेतना, समान चेतना की भावना, ये राष्ट्रवाद है। हो सकता है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भाषा बोलियाँ हों, लेकिन जैसे इंडिया, फिर भी एकता है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है। जैसे कहीं असम में बाढ़ आ रही है तो पूरा देश सहयोग के लिए तैयार हो जाता है, यही राष्ट्रवाद की भावना है और इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब भारत में राष्ट्रवाद, पहले हम राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई। यूरोप में, महाद्वीप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। इसकी चिंगारी, राष्ट्रवाद की चिंगारी थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई। तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम
पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, और किसी भी चैप्टर की पृष्ठभूमि दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ध्यान से, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि से निबंधात्मक क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक क्रमबद्ध है। अब हम आपको एक क्रमबद्ध तरीके से राष्ट्रवाद भारत में कैसे, राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, तो अब हम इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, सीक्वेंस में चलें। प्रथम विश्व युद्ध से दे रखा है, लेकिन हम पहले का इतिहास जानते हैं ताकि इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार हो सके। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में है। उद्देश्य था व्यापार करना। कुछ दिन व्यापार करने के बाद में 1707 में मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। 1757 में बक्सर, फिर प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब भी हार गए, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा भी हार गए। तो इससे क्या हुआ कि भारत में अब कोई शक्ति नहीं बची। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। प्रथम राष्ट्रवाद की भावना जो देखी गई वो देखी गई थी 1857 की क्रांति में। फिर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ है, वो उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हो गया। लेकिन 1905 में एक ऐसी घटना हुई जिसने राष्ट्रवाद की भावना को बहुत प्रबल कर दिया, वो थी बंगाल विभाजन। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, विरोध इतना हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। फिर है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ केंद्रीय शक्तियां, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली ऑटोनोमस साम्राज्य, बुल्गारिया ऑटोनोमस साम्राज्य को आज टर्की बोलते हैं, उन्होंने भाग लिया। एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना को बहुत मजबूत किया। ब्रिटेन जो अंग्रेज थे, वो युद्ध का जो खर्च था वो भारतीयों से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तरह तरह के टैक्स बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिए, स्टाम्प ड्यूटी लगा दी, आयकर बढ़ा दिया, हर चीज़ पर कर लगा दिया। और उसी समय हुआ ये कि युद्ध के समय जो कीमतें थी वो दुगनी हो गई। हर वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई। 1913 के और 18 के बीच में वस्तुओं की कीमत दुगनी हो गई। कई हिस्सों में भारत में उपज खराब हो गई, तो वो कर नहीं दे पाए, तो वहाँ लोगों पे अत्याचार, जनता पे अत्याचार हुआ। और उसी समय एक महामारी फैली, फ्लू नामक महामारी। तो 1921 की जनगणना के अनुसार फ्लू महामारी और गरीब भुखमरी से लगभग भारत में 1,20,000 से 1,30,000 लोगों की जान चली। तो इससे भारतीय लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों में धीरे धीरे राष्ट्र प्रेम की या राष्ट्रीय एकता की भावना जागने लगी। 1915 में एक शख्स की भारत में एंट्री होती है, जिसको सब जानते हैं, महात्मा गांधी। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। वो दक्षिण अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रह आंदोलन, जो नस्ल भेद
सरकार के खिलाफ था, वो सफलतापूर्वक समाप्त किया। जो उन्होंने किया उसे सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज पर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण संघर्ष लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो गांधी जी अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। सभी भारतीय धर्म को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, क्योंकि धर्म अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता है जो सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांध सके। महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे। भारत आने के बाद में महात्मा गांधी ने कई जगह भ्रमण किया और 1917, क्रम याद रखना, 1917 में चंपारण बिहार में तिनखटिया प्रणाली के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों के साथ सत्याग्रह किया, वो सफल रहा। 1917 में ही खेड़ा, गुजरात, वहाँ कर बढ़ोतरी के विरुद्ध किसानों के साथ सत्याग्रह का प्रयोग किया, वो भी सफल रहा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने मजदूरों के साथ सत्याग्रह किया, वो भी सफल रहा। तो महात्मा गांधी जी इतने उत्साहित थे, 3 प्रयोग उनके सफल हो गए, बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। उसी समय एक एक्ट आता है जिसका नाम था रोलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। रोलेट एक्ट जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि आंदोलनों को कुचला जाए, कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई बहनों, ये ध्यान रखना रोलेट एक्ट का कब आया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य उद्देश्य वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कैदियों को 2 साल बिना मुकदमा जेल में रखना। तो रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, रेलवे कर्मी हड़ताल पर चले गए, संचार व्यवस्था ठप हो गई, जगह जगह आंदोलन चलने लग गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तो फिर लोगों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघरों पर हमला बोल दिया और देश में मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धारा 144, मतलब ज़्यादा 5 लोगों से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। तो अंग्रेज़ों को पता था कि अब आंदोलन और तेज होगा, तो उन्होंने पहले ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू होने के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बहुत ही निर्ममतापूर्ण, निर्दयता से किया गया कृत्य था। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था, तो लोग बैसाखी के पर्व को मनाने के लिए जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पे इकट्ठा हुए।
बा वो जो स्थान था वो चारों तरफ से पैक था, उसमें एक कुआं था, निकलने का या घुसने का एक ही रास्ता था। और वहाँ दो नेता, सतपाल किचलू और एक और है, तेजस्वी भाषण दे रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने वहाँ घुसकर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी, जिससे बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए। तो इस निर्मम हत्याकांड से पूरा देश शोक में था। उसी इसका प्रभाव महात्मा गांधी पर भी पड़ा। जैसे ही जलियांवाले बाग हत्याकांड की खबर उत्तरी भारत में फैली, वहाँ लोगों ने तरह तरह की हड़तालें, जुलूस, प्रदर्शन कर दिए। तो उसी समय महात्मा गांधी ने एहसास हुआ कि हिंदू मुस्लिम को नज़दीक लाया जाए अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो उसी समय टर्की में खिलाफा के पद के लेकर आंदोलन चल रहा था। तो महात्मा गांधी को ये सबसे उपयुक्त समय लगा कि अब हिंदू मुस्लिम एकता या दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। मतलब ऑटोनमस साम्राज्य यानी वर्तमान में टर्की, खिलाफा एक सम्मानीय पद था जो उसका। तो 1919 में, मार्च 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना सैयद बंधु ने मुंबई में बैठक, साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए एक मुंबई में बैठक की। सितंबर 1920 महात्मा गांधी ने भी चर्चा शुरू कर दी थी उस टाइम में, क्योंकि वो दोनों को एक साथ लाना था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को भी राजी कर लिया कि इस खिलाफत आंदोलन को साथ साथ चलाया जाए, समर्थन दिया जाए। तो इस तरह असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब विचार आता है, असहयोग ही क्यों? असहयोग तो इसके बारे में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य, ध्यान रखना पुस्तक है हिंद स्वराज्य, में लिखा है कि अंग्रेज या ब्रिटिश साम्राज्य भारत में भारतीयों के सहयोग से खड़ा हुआ है और उनके असहयोग से ही ढह सकता है। तो इस विचार, असहयोग के विचार को आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है? गांधी जी ने सुझाव दिया कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। पदवी, जिन लोगों को पदवी दी गई थी उन्हें पदवी लौटा दी। सेना, पुलिस, अदालत, विधायक परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। उसी समय बीच में गर्मियों में महात्मा गांधी और सैयद बंधु शौकत अली खान ने पूरे भारत का समर्थन जुटाने के लिए यात्रा शुरू की। कांग्रेस के बहुत से लोग शंकित थे, क्योंकि नवंबर 1920 में विधान परिषदीय चुनाव होने वाले थे, तो उनके बहिष्कार से हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा करेंगे और सितंबर में भारी खींचातान चलती रही, कोई सहमति नहीं बनी। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ध्यान रखना, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में सहमति दी थी खिलाफत आंदोलन।
और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मोहर लगा दी गई। तो इस तरह असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन एक मैंने कहा ना पृष्ठभूमि, एक सीक्वेंस में आप एक बार जो मैंने पढ़ा है एक बार आप पढ़ो, उसको एक सीक्वेंस में लो आप। 1600 फिर व्यापार, 1707 में मुगल कमजोर, तो उस तरह से एक सीक्वेंस में चेन बनाओ, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो शायद ही इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण और आगे जो भविष्य में भी काम में आए, इसलिए मैंने पहले इसको लिया है, क्योंकि ये भविष्य में 11वीं हो, 12वीं हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, सब जगह ये चैप्टर काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो चैप्टर जो आपको पूरे मार्क्स भी दिला सके, आपके फ्यूचर में भी ज़्यादा काम आए, जैसे 10th से आगे जाने के बाद में भी, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना के ये चैप्टर तैयार किया है। और इसी तरह की स्ट्रेटजी अपने को पेपर में भी बनानी है। आजकल दोस्तों 40% पेपर टेक्निक से ही सोल्व हो जाता, तो हमें हर चीज़ बारीकी से अध्ययन, हर लाइन का, आप उसकी टेंशन मत करो। क्वेश्चन नोट्स वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको रटवा दूंगा, हर चीज़ रटवा नहीं, समझा दूंगा। रटने वाली चीज़ है वो रटवा दूंगा। लेकिन अभी जैसे एक उदाहरण लो, मैंने जो बताया 1600, 1707, 1757, फिर 1885, 1857, फिर 1885, 1805, 1806 और फिर 1811, 1911 सॉरी, और फिर 1914 से 1918, 1915 महात्मा गांधी का आगमन, 17 2 सत्याग्रह आंदोलन हुए, 18 में एक हुआ, 20 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को चलाने की स्वीकृति मिली। तो इस तरह एक सीक्वेंस बना के हम चलेंगे, तो रटना नहीं पड़ेगा उसको, सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें थोड़े ध्यान रखने हैं, बाकी रटना बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द GS विजय एजुकेशन एंड काउंसलर ग्रुप मान लो या परिवार मान लो, उसे जुड़ने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो, ताकि हम अपने कोर्स को इजी वे में एग्ज़ाम तक आराम से 2 बार कंप्लीट कर लेंगे। कोई चार्ज है नहीं, आपकी सुविधा अनुसार स्कूल टाइम के बाद में बैच होगा, नोट्स भी मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, हर चैप्टर के टेस्ट भी होगा। कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट करो, आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप बेझिझक रहो, मस्त रहो। SST का जो ब्रॉड सिलेबस है इसको मुट्ठी भर सिलेबस बना देंगे, लेकिन आपका साथ, मेरा प्रयास, आपका साथ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे आगे कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव था वो अलग अलग रहा, शहरों में अलग, गांवों में अलग, और असहयोग आंदोलन में क्या क्या कठिनाई हुई गांवों में, इसमें गांव में कि किस अर्थ में असहयोग आंदोलन चल रहा था, शहरों में कैसा रहा प्रभाव, इसके बारे में हम कल संडे है, संडे को वीडियो नहीं
अपलोड होगा, मंडे टू सैटरडे। तो आप जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे भाई बहनों को फ्री में कोचिंग उपलब्ध हो सके। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना और मस्त रहना। एसएसटी को हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ओके, बाय।